दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की सबसे पहली खबर है काजोल की अम्मी तनुजा जी के बारे में। तनुजा जी की उम्र तकरीबन 80 साल हो गई है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूं और आप सब भी दुआ करें कि ऊपर वाला उनको जल्दी से सेहतयाब करे, वो ठीक हो जाए और अपने घर जाकर आराम से रहें। आज की दूसरी खबर है अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या के बारे में। आराध्या के स्कूल में एनुअल फंक्शन डे था जहां आराध्या ने परफॉर्म किया और आराध्या ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि बच्चन परिवार तो उनकी एक्टिंग देखकर खुश है ही, लेकिन बाकी सब भी ये कह रहे हैं कि यार ये लड़की आने वाले वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। इस लड़की ने कमाल की एक्टिंग की है। इतनी कम एज में आराध्या की इतनी बढ़िया एक्टिंग देखकर उसके माँ बाप यानी कि अभि और ऐश्वर्या बहुत खुश हैं। आज की तीसरी खबर है रिया चक्रवर्ती के बारे में। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि ये रिया कौन है। ये रिया वही है जो कभी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये वही लड़की है जो सुशांत सिंह की मौत के बाद खबरों में आई थी और उसी वक्त इस लड़की पर एक केस हुआ था जो आज तक चल रहा है। इस लड़की का पासपोर्ट मुंबई पुलिस के कब्जे में था और इसका मतलब यह था कि ये लड़की कहीं भी बाहर नहीं जा सकती बिना कोर्ट की परमिशन के। इसका मतलब यह भी हुआ कि पिछले 3 साल से रिया हिंदुस्तान से बाहर नहीं गई थी। रिया अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए अदालत में गई थी और उसने अदालत से परमिशन मांगी थी कि वो दुबई में न्यू ईयर मनाना चाहती है और अब रिया को परमिशन मिल गई है कि वो नया साल दुबई में मना सकती है। ये डिस्कशन में मैं जाऊंगा नहीं कि रिया गलत है या सही है, रिया का सुशांत सिंह की मौत में कोई हाथ है या नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर रिया का पासपोर्ट मुंबई पुलिस के पास था तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह एक तरह से हरेसमेंट है। हालांकि मैं रिया को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रिया देश छोड़कर भाग ही नहीं सकती। भाई क्यों भागेगी? अगर उसके ऊपर कोई केस है तो वो अदालत में केस लड़ेगी और जो भी अदालत का फैसला होगा मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसे मानेगी। तो मुझे किसी तरह से भी ये जस्टिफाई नहीं लगता कि उस लड़की को बाहर जाने से रोका जाए। दोस्तों, आज की चौथी खबर है कपिल शर्मा के बारे में। आप सभी को पता है कि इसका शो पहले कलर्स पे आता था, वहां से बंद हुआ, फिर सोनी पर आता था, सोनी पर भी बंद हो गया। अब ये शो आने वाला है नेटफ्लिक्स पर। मार्च से ये शो आना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है इस शो की शूटिंग चालू हो गई है और कपिल शर्मा ने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें सभी लोग थे और उस फोटो के नीचे कपिल शर्मा ने लिखा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो उसी के नीचे सुनील ग्रोवर ने लिखा कि पार्टी करेंगे लेकिन संभल कर करेंगे। इसका मतलब यह है कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा को याद दिला रहा था कि देखो भाई, हम दोनों का झगड़ा ऐसी ही पार्टी में हुआ था और उसी झगड़े की वजह से इतने सालों तक हमने काम नहीं किया। तो हमें दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें फिर से अलग नहीं होना है, हमें बहुत ही प्यार से और संभल कर पार्टी करनी है और काम करना है। भाई साहब, यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका मैं आपको बताता हूं। आप दोनों पार्टी करो, दोनों खूब पियो और खूब पीकर फिर दोनों एक दूसरे को खूब दे दनादन। भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है बुर्ज खलीफा के बारे में। आप सभी को पता है कि जब भी एसआरके की कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर जरूर चलता है और अब जल्दी ही एसआरके की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। तो फिर से वही हुआ जो हमेशा होता है। कल एसआरके साहब दुबई में थे और उनकी फिल्म का ट्रेलर हमेशा की तरह बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। दुबई में एक जगह है ग्लोबल विलेज जहां कई महीनों तक मेला लगता है और आज की तारीख में वहां रोजाना शाम को मेला लगा होता है। तो एसआरके वहां भी गए और वहां भी अपनी एक फिल्म के गाने पर परफॉर्म किया। इसके बाद रात में एसआरके साहब एक बहुत ही फेमस नाइट क्लब में गए और वहां भी अपने एक गाने पर परफॉर्म किया। और मुझे यह कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि एसआरके हिंदुस्तान में अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं करते, हिंदुस्तान में वो कहीं भी किसी इवेंट में नहीं जाते, हिंदुस्तान में वो कहीं किसी क्लब में नहीं जाते, हिंदुस्तान में वो किसी टीवी चैनल पर नहीं जाते, हिंदुस्तान में वो हमेशा अपने घर पर बैठकर ट्विटर पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया करते हैं। लेकिन दुबई में जगह जगह जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो भाई फिर इंडिया में प्रमोशन करने में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में कहीं जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एसआरके भी धमकी मिलने के बाद थोड़े डर गए हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन एसआरके को धमकी मिली है और एसआरके से कुछ पैसे मांगे गए थे। उसके बाद एसआरके ने मुंबई पुलिस में कंप्लेन की थी और मुंबई पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है। तो अगर एसआरके दुबई में बेखौफ होकर जगह जगह जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं और इंडिया में नहीं करते, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि जो उनको धमकी मिली है वो उसको सीरियसली ले रहे हैं
और वो उससे डरे हुए हैं। तो अब मैं यहां सिर्फ इतना ही कहूंगा कि काश अपना इंडिया भी उतना ही सेफ होता जितनी कि दुबई है। दुबई में कहीं भी किसी को जाने में बिल्कुल डर नहीं लगता और इंडिया में भी काश किसी को कहीं भी जाने में बिल्कुल डर ना लगता। दोस्तों, आज की छठी खबर है डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में। डंकी 21 दिसंबर को इंडिया में रिलीज हो रही है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और भाई साहब जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है, जबरदस्त। आप यकीन करें, जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहां के सभी मल्टीप्लेक्सेस तकरीबन 70% बुक हो चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ बड़ी सिटीज की बात कर रहा हूं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता। इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे सेंटर पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बढ़िया नहीं है, वहां भी बहुत बढ़िया बुकिंग है। लेकिन जो बड़ी सिटीज हैं वहां कमाल की एडवांस बुकिंग चल रही है और यह एडवांस बुकिंग देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना ही होना है। और भाई साहब, यह फिल्म भी लाइफ टाइम 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली है, 500 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं होने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि शाहरुख खान बॉलीवुड का वो पहला स्टार बन जाएगा जो एक साल में 500 करोड़ क्लब की 3 फिल्में दे चुका है। शाहरुख खान बॉलीवुड का वो पहला स्टार बन जाएगा जिसकी फिल्में एक साल में वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेंगी। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अगले 30 साल में कोई भी स्टार तोड़ नहीं सकता। हालांकि यह साबित हो गया है कि रणबीर कपूर भी एसआरके की तरह बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन यह रिकॉर्ड रणबीर कपूर भी नहीं तोड़ पाएगा। और मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन डंकी पहले दिन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी, उस दिन बॉलीवुड के बाकी सभी स्टार्स पूरी रात पिएंगे और सुबह तक एसआरके को भर भर कर गालियां देंगे। लेकिन गालियां देने से कुछ हो नहीं सकता। गब्बर सिंह ने ठाकुर से कहा था कि दे ठाकुर जितनी गालियां देनी है। दोस्तों, आज की 7th खबर है केआरके के बारे में। केआरके के उस गाने के बारे में जो कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है। पाकिस्तान का एक सिंगर है जिसका नाम है उमर नदीम, जो बेचारा बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्लॉप है। आज की तारीख में कोई उसका गाना सुनता ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है कि ये भाई है कौन। लेकिन उसने दावा किया है कि मैंने उसका गाना चुरा लिया है, मैंने अपना गाना सुन जरा उसके गाने की कॉपी करके बनाया है। मैं यहां आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में कोई भी किसी के गाने की कॉपी कर ही नहीं सकता, यह पॉसिबल ही नहीं है। और अगर उमर ऐसा कह रहा है कि आज के जमाने में मैंने उसके गाने की कॉपी कर ली है, तो यह बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा है। इसको आज के रूल्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुराना बहुत फेमस गाना है, कभी किसी को मुकम्मल। अगर इसके आगे की पूरी लाइन कहूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पर। कुछ दिनों पहले मैंने इस गाने की 2 लाइनें खुद ही अपने वीडियो में गाई थी और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया वैसे ही यूट्यूब से मुझे कॉपीराइट का क्लेम आ गया। यूट्यूब ने कहा कि ये 2 लाइनें आपकी नहीं है, इन 2 लाइनों पर सारेगामा म्यूजिक कंपनी का कॉपीराइट है, तो आपको अपने वीडियो से ये 2 लाइनें निकालनी पड़ेंगी। मैंने अपने वीडियो से वो 2 लाइनें हटाई और फिर से दोबारा मैंने अपना वीडियो अपलोड किया। तो कहने का मतलब यह है कि आज के जमाने में मैं किसी गाने की 2 लाइनें खुद अपने वीडियो में नहीं गा सकता, फौरन ही कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और ये भाई कह रहा है कि मैंने इसके पूरे गाने की कॉपी कर ली है, लेकिन मेरे गाने पर यूट्यूब से कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में अगर मैं अपने वीडियो में किसी गाने का 5 सेकंड का म्यूजिक भी डाल दूं तो फौरन ही कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये करके देख लीजिएगा। लेकिन इस भाई का कहना है कि मैंने इसके पूरे गाने की कॉपी कर ली है और मेरे गाने पर इसके बावजूद भी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। एक्चुअली ये बेचारा फ्लॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि भाई ये भी कोई सिंगर है। आप इस बेवकूफ का गाना सुनिएगा जहां ये गधे की तरह हिनहिना रहा है, या खुदा या खुदा। और आप मेरा गाना सुनिएगा जिसको सोनू निगम ने बहुत ही सलीके से गाया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई गाना किसी गाने से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन कॉपी कब होता है? कॉपी तब होता है कि भाई मैंने इसके गाने का एक भी अल्फाज अपने गाने में यूज किया हो, मैंने इसके गाने के म्यूजिक का एक कण भी अपने गाने में यूज किया हो, मैंने इसके गाने के म्यूजिक का 1 सेकंड भी अपने गाने में यूज किया हो। तो भाई जब मेरे गाने के अल्फाज अलग है, इसके गाने के अल्फाज अलग है, मेरा सिंगर अलग है, ये सिंगर अलग है, मेरा म्यूजिक अलग है, इसका म्यूजिक अलग है, अगर इसके गाने से थोड़ा बहुत मिलता है तो ये कैसे कह सकता है कि मैंने तो इसके गाने की कॉपी कर ली है? अरे भाई साहब, तुम एक दफा ये तो कह भी सकते हो कि चलो मैं आपके गाने को सुनकर शायद इंस्पायर हुआ हूंगा, लेकिन एक बेवकूफ अनपढ़ गवार की तरह ये मत कहिए ना कि भाई मैंने आपके गाने को कॉपी कर लिया है। अरे भाई साहब, अगर
मैंने आपके गाने को कॉपी कर लिया है तो आप YouTube पर कंप्लेन कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे गाने को उतार दें। पब्लिसिटी हंग्री उमर नदीम साहब, मैं आपको ये बता दूं कि वो सोनू निगम है, उसके पैरों की धूल के बराबर भी आप नहीं हो। आप गधे की तरह हिनहिना रहे हो अपने गाने में और वो एक बेहतरीन सिंगर की तरह उस गाने को गा रहा है। तो आपके गाने और उसके गाने में जमीन आसमान का फर्क है। फालतू की पब्लिसिटी मत लो भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा फर्क नहीं पड़ता यार हमें। दोस्तों आज की 8वीं खबर है फिल्म डंकी के बारे में। आप सभी को पता है कि जब कोई बड़ी नई फिल्म रिलीज होती है तो उसके शोज 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे शुरू होते हैं, लेकिन डंकी के शोज 6 बजे चालू हो जाएंगे। गेटी गैलेक्सी मुंबई में 6 बजे का शो चालू होगा और उस शो के सभी टिकट शाहरुख खान के एक फैन क्लब ने एडवांस में खरीद लिए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक थिएटर गेटी गैलेक्सी पर ही 6 बजे शो शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारे दूसरे सिनेमा घरों पर भी 6 बजे शो शुरू हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये सभी शोज तकरीबन 70-80% बिक चुके हैं, यानी कि फिल्म रिलीज से पहले ये सभी शोज हाउसफुल हो चुके होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, आप शाहरुख खान का क्रेज देखिए कि लोग सुबह 5 बजे उठेंगे, थिएटर्स में जाएंगे और उसकी फिल्म देखेंगे। इसे कहते हैं स्टारडम भाई साहब, इसे कहते हैं स्टारडम। यहां मुझे बच्चन साहब की बात याद आ गई कि स्टारडम हो तो ऐसा हो वरना ना हो। दोस्तों आज की 9th खबर है हाथी के बच्चे सिंगर बादशाह के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में इस भैंसानुमा सिंगर के सर पर भूत चढ़ा हुआ है इश्क का। इस हाथी के बच्चे को पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हानिया आमिर से इश्क हो गया है। तो कभी ये भागा भागा दुबई जाता है उससे मिलने के लिए, कभी इंस्टा पे उससे बात करता है और कभी फेस टाइम पर उससे बात करता है। और आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया को बताता भी है कि आज मैंने हानिया से इंस्टा पर बात की, आज मैंने फेस टाइम पर बात की। हानिया आमिर जी, मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि इस हाथी के बच्चे के अलावा आपको दुनिया में कोई और नहीं दिखा? अरे मैडम जी, ये धड़ी खाता है, धड़ी हकता है, इससे सही से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। कुछ तो मर्यादा रखिए मैडम जी। पाकिस्तान के लौंडे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान के सभी लौंडे मर गए जो ऐसे हाथीनुमा आदमी के साथ आप इश्क फरमा रही हैं? कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए, किसी दिन इसके नीचे दब के मर जाएंगी आप। दोस्तों आज की 10वीं खबर है अक्षय कुमार की न्यू फिल्म के बारे में। आप सभी को पता है कि अक्की साल में 6-7 फिल्में करता है। 2 दिन पहले अक्की वेलकम 3 की शूटिंग कर रहा था। जैसे ही वेलकम 3 की शूटिंग खत्म हुई वैसे ही अक्की ने शुरू कर दी है करण जौहर की फिल्म की शूटिंग। इस फिल्म का नाम है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकर नेयर। मेरे ख्याल में यह नाम बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी है और याद करना पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि करण जौहर और अक्षय कुमार कोई अच्छा नाम सोचेंगे इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। इस नाम के साथ इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इस फिल्म को इसी नाम के साथ रिलीज किया तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि ये फिल्म कुछ भी बिजनेस कर सके, इवन 10 करोड़ का बिजनेस भी कर सके। दोस्तों आज की 11वीं खबर है अजय देवगन की वाइफ काजोल के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से काजोल बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही थी, कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत काम करती थी। अब जो है काजोल लगातार काम कर रही है। अब काजोल एक हॉरर फिल्म करने वाली है जिसके प्रोड्यूसर हैं उनके हस्बैंड अजय देवगन। इस फिल्म के डायरेक्टर है विशाल फुरिया। जाहिर सी बात है काजोल की फिल्म में कोई बाहर का निर्माता तो पैसे नहीं लगाएगा, तो अजय देवगन को ही पैसे लगाने पड़ेंगे। अजय देवगन पैसे नहीं लगाएगा तो फिर काजोल बाहर की वेब सीरीज करेगी, जैसे कि काजोल ने की थी लश स्टोरीज, और उसमें कैसे कैसे उन्होंने सीन दिए थे तो आपको पता ही है। उसके बाद भी उनकी एक और वेब सीरीज आई थी, उसमें भी कैसे कैसे सीन दिए थे ये भी आपको पता है। तो अब अजय देवगन ने यही मुनासिब समझा कि भाई अपने ही पैसे लगाओ, अपनी फिल्म बनाओ और अपनी बीवी को बिजी रखो, क्योंकि अगर बिजी नहीं रखेंगे तो फिर बाहर की फिल्में करेगी। खैर फिल्में तो मिलेगी नहीं लेकिन वेब सीरीज करेगी, और वेब सीरीज में कैसे कैसे सीन देने पड़ेंगे तो आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है उससे अजय देवगन की ही बेइज्जती होगी। तो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो अजय देवगन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के लिए फिल्म बनाना ही मुनासिब समझा है। दोस्तों आज की 12th खबर है सारा अली खान के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़की को ना ही तो एक्टिंग आती, ना ही चलना आता, ना ही बोलना आता, ना ही हंसना आता, और यही वजह है कि आज इस लड़की को कोई भी अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयारी नहीं है। बाप तो बुढ़ापे में फ्लॉप हुआ था, ये बेचारी जवानी में ही फ्लॉप हो गई। तो अब ये बेचारी करे तो करे क्या? तो इसको जो भी फिल्म मिलती है उसी के लिए हाँ कर देती है। कोई C ग्रेड फिल्म हो, D ग्रेड फिल्म हो, E ग्रेड फिल्म हो, कुछ भी हो भाई साहब, कोई इसको ऑफर कर दे उसी के लिए हाँ है। तो सारा ने एक फिल्म की है जिसका नाम है मर्डर मुबारक, और इसमें हीरो है विजय वर्मा। अब आप पूछेंगे कि विजय वर्मा कौन है? ये विजय वर्मा वही है जो यहां वहां तमन्ना भाटिया के साथ दिख जाता है, तमन्ना भाटिया का पर्स उठाकर। एक्चुअली ये विजय वर्मा तमन्ना भाटिया का बॉयफ्रेंड है आज की तारीख में। तमन्ना भाटिया को भी कोई और नहीं मिला था सिवाय इसके।
और इस फिल्म में 30-40 साल पुरानी हीरोइन करिश्मा कपूर भी है। तो जिस फिल्म में सारा अली खान हो, करिश्मा कपूर हो, विजय वर्मा हो, उसको कौन देखने जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि नेटफ्लिक्स में किस कदर ज्यादा घोटाला है। उन्होंने अंडर द टेबल नेटफ्लिक्स के स्टाफ को भारी भरकम पैसे दिए होंगे, तब तो उन्होंने इस फिल्म को खरीदा होगा। नहीं तो मुझे बताइए कि सारा अली खान की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स क्यों खरीदेगी, जबकि सबको पता है कि सारा अली खान के घर वाले भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, सारा अली खान का ड्राइवर बॉय भी इस फिल्म को नहीं देखेगा। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स ने 10 करोड़ में भी इस फिल्म को खरीदा है तो वो 10 करोड़ का भी नुकसान होना ही होना है। तो एक्चुअली जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनमें फुल टाइम करप्शन है, और यही वजह है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी सर्वाइव नहीं करती, वो एक ना एक दिन बंद हो ही जाती है। दोस्तों आज की 13th खबर है फिल्म सलवार के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा नहीं है, कोई भी एग्जीबिटर इस फिल्म के लिए एमजी देने के लिए तैयार नहीं है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग उतनी ही जबरदस्त है जितनी कि कल्लू भाई की फिल्म सैम बहादुर की थी। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और यह फिल्म 3 घंटे लंबी है। इस फिल्म में इंटरवल तक प्रभास है ही नहीं, सिर्फ पृथ्वी है। पृथ्वी को कोई जानता नहीं है। इंटरवल के बाद प्रभास की एंट्री होती है और सोने पे सुहागा ये कि यह फिल्म डंकी के साथ टकरा रही है, यानी कि प्रभास शाहरुख खान को चैलेंज कर रहा है। अरे भाई साहब कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो अपने स्टारडम और शाहरुख खान के स्टारडम के बारे में सोचिए भाई साहब। ऊपर से हिंदी बेल्ट में ऐसे बहुत ही कम एग्जीबिटर्स हैं जो इस फिल्म को दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के साथ निगेटिव पॉइंट्स इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि भाई साहब ये फिल्म चल ही नहीं सकती। दुनिया की कोई भी फिल्म इतने ज्यादा निगेटिव पॉइंट्स के साथ चल ही नहीं सकती, यानी कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है भाई साहब। दोस्तों आज की 14th खबर है आज के सुपरस्टार रणबीर कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, वो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। कंट्रोवर्सी हो जाए तो ये अलग बात है, और यही वजह है कि रणबीर कपूर ने करण जौहर के शो पर जाने से इनकार कर दिया है। करण जौहर ने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन रणबीर ने कहा कि भाई साहब मैं आपके शो पर नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे 50 करोड़ रुपए भी ऑफर करेंगे तब भी आपके शो पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैं शो पर आया तो मुझसे आपने कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने हैं, आपने अपनी टीआरपी बढ़ानी है, आपने तो अगला सीजन भी करना है। लेकिन मुझे क्या फायदा है, मैं आपको कंट्रोवर्सी करने में हेल्प क्यों करूं, मुझे क्या मिलने वाला है? तो भाई साहब मैं तो आपके शो पर नहीं आऊंगा। आप कुछ भी कर लो, आप कूदो, उछलो, चिल्लाओ, रो, आपकी मर्जी, जो करना है वो करो, मैं नहीं आने वाला। दोस्तों आज की 15th खबर है निर्माता आनंद पंडित के बारे में। आनंद पंडित बॉलीवुड के बहुत बड़े निर्माता है। आनंद पंडित साहब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं और कुछ दिनों के बाद आनंद पंडित साहब 60 साल के होने वाले हैं। उनकी एक कंपनी है लोटस, उसके भी 25 साल पूरे हो गए हैं। तो आनंद पंडित साहब एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए, और अपनी कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में बताया जा रहा है कि इस पार्टी में पूरा बॉलीवुड आ रहा है। अमिताभ बच्चन साहब, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, विक्की कौशल, कैटरीना, दीपिका और भी बहुत सारी हीरोइनें इस पार्टी में आने वाली हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आनंद पंडित साहब की जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी होने वाली है जिसको आगे आने वाले 20-25 सालों तक याद रखा जाएगा। पंडित साहब मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि आप अगले 100 साल भी इसी तरह जन्मदिन मनाते रहें, तंदुरुस्त रहें और भाई साहब मस्त रहें जैसे हमेशा रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।